हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज स्कूप के एपिसोड 3 में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिमिनल लॉ का केस जो आप सबने शायद आईपीसी पढ़ते समय पढ़ा जरूर होगा। नाउ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप सबके लिए मैं यहाँ पर इस केस की पूरी कहानी, इश्यूज, फैक्ट्स, डिफेंसेस क्या रखे गए एंड फाइनली जजमेंट क्या आया और इस लॉ ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया हमारे जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस में, इन सब चीजों को डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द एपिसोड 3 ऑफ स्कूप। एंड यहाँ पे जो आज हमारे सामने केस है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द केस इज कॉल्ड आर वर्सेस मैग्नॉटन। एंड जहां तक समझ पा रही हूं मैं यहाँ पे कि सभी बच्चों ने इस केस को कभी ना कभी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा या नहीं याद है तो एटलीस्ट नाम तो इसका जरूर सुना हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके क्रिमिनल लॉ का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाने वाला है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस केस के फैक्ट। जहां पर एक व्यक्ति है जो बेसिकली एक वुड टर्नर है, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति है। इनका नाम है डैनियल मैकनॉटन एंड ही इज अ स्कॉटिश वुड टर्नर, जिनको एक बीमारी हो जाती है, एक मानसिक रोग हो जाता है। इस मानसिक रोग के तहत उन्हें बहुत सारे डर लगते हैं, उन्हें बार बार इस चीज का खौफ आता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई उनकी हत्या कर देगा, कोई उनको चोट पहुंचा देगा, कोई उनको क्षतिकार पहुंचा देगा। इस डिसीज को कहा गया पैरानॉइड डिल्यूजन्स। पैरानॉइड मतलब डर और डिल्यूजन्स मतलब जहां पर आप इमेजिनेशन है, जहां पर आपको वहम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, सो डिल्यूजन का मतलब है आपके वहम। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को वहम हुआ करते थे कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इनके साथ चीजें खराब हो जाएंगी। यहीं पर he basically believed that the British government is against him and they are somebody जो उनको क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण खास करके जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, उनको लेकर के ये बहुत ज्यादा पैरानॉइड थे। उन्हें लगता था कि रॉबर्ट पील जो है वो उनको परेशान करना चाहते हैं, उनको मार देना चाहते हैं। जब से वो गवर्नमेंट में आए, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब से उनका बुरा समय चालू हो चुका है, तब से मैकनॉटन का बुरा समय चालू हो चुका है, जिसकी वजह से वो पील को लेकर के, रॉबर्ट पील को लेकर के बहुत ही पैरानॉइड रहा करते थे, बहुत ही खराब उनके बारे में थॉट प्रोसेस रहा करती थी उनकी। और हमेशा उनको लेकर के वो डरे सहमे ही रहते थे कि पता नहीं रॉबर्ट पील जो है वो उनके साथ क्या बुरा कर देंगे। अब इसी सारे डिल्यूजन के चलते ही बेसिकली हैड द फियर दैट रॉबर्ट पील वुड प्रोसिक्यूट हिम एंड उनके अगेंस्ट अत्याचार करे, उनके ऊपर अत्याचार करे जाएंगे, उनको बेसिक उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी जाएगी बाय रॉबर्ट पील। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक आम वुड टर्नर और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का, है ना, इन दो लोगों के बीच में क्या ही ताल्लुक हो सकता है। बट क्योंकि मानसिक रोग है तो इस तरीके का ताल्लुक जोड़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी डर के चलते 1843 में लंदन में मैकनॉटन ने डिसाइड किया कि इससे पहले कि रॉबर्ट पील उन्हें कोई क्षति पहुंचाए, क्यों ना वो रॉबर्ट पील को ही मार डालें। तो उन्होंने रॉबर्ट पील के ऊपर गोली चलाई। लेकिन उन्होंने बेसिकली रॉबर्ट पील समझते हुए एडवर्ड ड्रमंड के ऊपर, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे रॉबर्ट पील के, उनके ऊपर गोली चला दी थी। एंड इसी की वजह से यहाँ पर पील तो बच गए, लेकिन उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनकी मृत्यु कारित हो गई। अब सवाल उठा कि इस व्यक्ति को ट्राई किया जाएगा और इनको मर्डर के लिए पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि हत्या तो कारित हुई है एक इंसान की। लेकिन जब इनको अरेस्ट किया गया, जब मैकनॉटन को अरेस्ट किया गया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या रीजन है उनका ऐसा करने के पीछे, तो जो उन्होंने कहानी बताई, उस कहानी से कहीं ना कहीं ये बहुत विविडली नजर आ रहा था, बहुत क्लियरली नजर आ रहा था कि शायद इनको कोई मानसिक रोग है या इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। नाउ once the trial started he pleaded insanity। ठीक है, मैकनॉटन ने इंसानिटी प्लीड किया, यानी कि उनका ये कहना था कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो सब कुछ सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि उनको एक मानसिक रोग है जिसके चलते, मानसिक विकृति है जिसके चलते उन्होंने ये सब कुछ किया। और एक्चुअली व्हेन ही वाज डूइंग दैट ही डिड नॉट नो द कंसीक्वेंसेस ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग एंड व्हाट ही वाज इमेजिनिंग। नाउ सो कहीं ना कहीं रैशनैलिटी की कमी के कारण उन्होंने जो किया वो किया। एंड वो रैशनैलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो समझदार नहीं थे, बल्कि इसलिए नहीं थी क्योंकि उनको एक मानसिक रोग था। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज कोर्ट के सामने आए। पहला इशू था वेदर मैकनॉटन वाज लीगली इनसेन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, एंड द सेकंड इशू वाज व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड और टेस्ट टू डिटरमाइन द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केसेस ऑफ इन द केसेस विच इन्वॉल्व इंसैनिटी। सो यहाँ पर जब ये दो सवाल आ गए, सबसे पहला सवाल तो बहुत ही बेसिक था कि भाई सबसे पहले तो इस
केस के रिस्पेक्ट में हम पता करें कि मैकनॉटन जो इंसैनिटी प्लीड कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में इंसेन थे? क्या लीगल इंसैनिटी स्ट्रक ही वाज ही स्ट्रक बाय लीगल इंसैनिटी? क्योंकि अगर आपको डिफेंस चाहिए तो आपको लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अब दो बातें हैं, एक होती है मेडिकल इंसैनिटी और एक होती है लीगल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी मतलब मेडिकल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जहां पर आप मेडिकल तौर पे मानसिक विकृति से सफर कर रहे हैं, दैट इज मेडिकल अनसाउंडनेस, जहां पर आपका दिमाग इस तरीके का हो चुका है, आपके दिमाग की फंक्शनिंग इस तरीके की खराब हो चुकी है कि आपको एक आम या ऑर्डिनरी इंसान के तौर पे और आप कह सकते हैं कि आपका एक जो रिएक्शन है या जो आपकी फंक्शनिंग है वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसी नहीं एक्सपेक्ट करी जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैकनॉटन वेदर ही वाज जस्ट मेडिकली इनसेन और वाज ही लीगली इनसेन। अब जब बात आती है कि लीगल इंसैनिटी क्या है, तो लीगल इंसैनिटी का मतलब होता है कि जिस समय पर आप कोई अपराध कारित कर रहे हैं या जिस समय पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्या उस समय पर आपकी मेडिकल अनसाउंडनेस की वजह से यू आर सो इनकेपेबल दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आप कर क्या रहे हैं, एंड नीदर डिड यू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हैं उसके कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम उसी मेडिकल इंसैनिटी को लीगल इंसैनिटी मान लेंगे। तो लीगल इंसैनिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। लीगल इंसैनिटी या लीगल अनसाउंडनेस जो है वो मेडिकल अनसाउंडनेस के ऊपर ही आधारित है। अगर आप मेडिकल इंसैनिटी का आधार लेना चाहते हैं, डिफेंस लेना चाहते हैं, तो आपको मेडिकल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन वही मेडिकल इंसैनिटी इस तरह की या उस एक्सटेंट तक होनी चाहिए जहां पर अपराध कारित करते हुए आपको अपने अपराध के कंसिक्वेंसेस नहीं समझ में आ रहे थे। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि जिस समय आपने अपराध कारित किया उस समय पर आपको नहीं पता था कि द ऑफेंस यू आर कमिटिंग उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, जो एक्ट आप कर रहे हो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, तो हम उसको लीगल इंसैनिटी मान लेंगे। यानी कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस आपका मेंटल स्टेटस क्या था, क्या आपको इस बात की समझ थी कि आपके एक्ट का रिजल्ट क्या होने वाला है, या आप जो एक्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। दैट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल इंसैनिटी। एंड यहाँ पर यही सवाल उठा कि क्या मैकनॉटन लीगली इंसेन थे while ही वाज कमिटिंग द ऑफेंस। दूसरी बात, अगर थे या नहीं थे, जो भी बात है, स्टैंडर्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द टेस्ट विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इंसैनिटी के केसेस में हमें किस तरीके से चीजें फिगर आउट करनी है। क्योंकि ये तो एक ऐसा डिफेंस है कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये बात साबित करना या इस टेस्ट के लिए, इस बात के लिए एक टेस्ट इजाद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि इंसैनिटी के केसेस के साथ कैसे डील किया जाए या किन चीजों को इंसैनिटी माना जाए, किन परिस्थितियों में इंसैनिटी माना जाए। मैकनॉटन ने अपने डिफेंस में यही कहा कि ही वाज नॉट ऑफ द साउंड माइंड, एंड उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो साउंडनेस के करीब भी नहीं था इनफैक्ट, and he was delusional, he was paranoid with regards to the prime minister, and that is why he did what he did and did not understand the consequences of what he was doing or the rationality behind what he was doing. Then या फिर the rationality behind the imagination or the delusions that he was having all the time. साथ ही में he claimed that he was incapable of knowing the nature and the quality of his act due to his delusional state, कि वो अपने कार्य का नेचर या फिर उसका क्या एक्ट का कंसिक्वेंस होने वाला है, ये सभी बातें समझने में क्या थे, इनकेपेबल थे। नाउ द जजमेंट केम, सो द जूरी अक्विटेड मैकनॉटन बिकॉज प्राइमरीली ही बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि जो मैकनॉटन है वो एक्चुअली मेडिकल अनसाउंडनेस से गुजर रहे हैं, एंड जिस समय पर उन्होंने एक्ट किया उस समय पर उनको कोई आइडिया नहीं था या उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अपने एक्ट्स की जो एक व्यक्ति को होनी चाहिए, जो एक साउंड माइंड के व्यक्ति को होनी चाहिए। एंड इसी के चलते क्या माना गया, इसी के चलते ये माना गया कि यहाँ पर इस व्यक्ति को बेसिकली छोड़ देना चाहिए, या इस व्यक्ति को यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, आपका जाने देना चाहिए। देन in this particular case the panel of judges decided to acquit him, but then there was some outrage, public outrage tha, the house of lords sought clarification from the panel judges कि आपने किस ग्राउंड पे, किस आधार पे आपने इनको यहाँ पर रिलीज किया है, इंक्लूडिंग लॉर्ड चीफ जस्टिस, एंड हाउ द लॉ ऑफ इंसैनिटी शुड बी अप्लाइड। ये सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक अप्रोर आ गया पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक को लगने लगा कि ये तो एक बहुत ज्यादा अपेरेंट थ्रेट है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके तहत जो आफ्टर मैथ थी केस की वो बहुत यहाँ पर कारगर साबित हुई। उसने यहाँ पर बहुत हेल्प किया हमें आगे के ऐसे केसेस को समझने में। जो मैकनॉटन, जिन मेडिकल एग्जामिनर्स के सामने मैकनॉटन को प्रेजेंट किया गया था, उन मेडिकल एग्जामिनर्स ने भी यही टेस्टिफाई किया कि
आपका जो मैग्नॉटन की मानसिक स्थिति है वो एक्चुअली इस हद तक खराब है कि उनको जीरो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द एक्ट्स, वो जो कर रहे थे उनके पीछे रैशनैलिटी या उनके कंसिक्वेंसेस का उन्हें अंदाजा नहीं था, देयरफॉर ही एक्चुअली वाज सफरिंग मेडिकल इंसैनिटी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस एंड हेंस ही वाज एलिजिबल फॉर टेकिंग द डिफेंस ऑफ लीगल इंसैनिटी। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि पब्लिक अप्रोर था, पब्लिक बहुत ज्यादा नाखुश थी इस जजमेंट से, तो यहाँ पर जज कोर्ट को एक तरीके से इस भविष्य में आने वाले किसी ऐसी परिस्थिति को कॉम्बैट करने के लिए कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ा। वो काम क्या था, इन्होंने अपने आफ्टरमैथ में द जजेस लेड डाउन फेमस मैग्नॉटन रूल इन द रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर केस एंड यहाँ पर इन्होंने तीन बेसिक टेस्ट जो है इजाद किए या तीन बेसिक टेस्ट ले डाउन करे कि अगर आपको कभी भी कोई केस इंसैनिटी का आता है, इंसैनिटी इन्वॉल्व करने वाला आता है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला, every man is presumed to be of sane mind and to possess a sufficient degree of reason to be responsible for his crimes। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करेगा तो जो कोर्ट है वो प्रिजम्पशन ऑफ क्या लेगा, प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी ले लेगा। प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी लेगा मतलब कोर्ट तो यही मान के चलेगा कि आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है और जो भी कार्य आपने कारित किया है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात से आप बहुत ज्यादा वेल अवेयर थे एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दी एक्ट और कमिटिंग द ऑफेंस। तो सबसे पहला टेस्ट तो ये आपको यहाँ पर ले डाउन करके दिया। इसके बाद में जो कोर्ट था उनका ये कहना था कि अगर आप ये देखना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्लीड कर रहा है कि उसको मेडिकल इंसैनिटी था, तो उसको यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि देयर वाज डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम द डिसीज ऑफ माइंड, कि मानसिक रोग के कारण उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था, या जो डिसीजन उन्होंने लिया उसकी रैशनैलिटी, उसकी रीजनेबिलिटी कैलकुलेट करने का पावर या क्षमता उनके पास नहीं थी। तीसरा था इनसैनिटी टू इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्ट, की जो एक्ट वो कर रहे हैं उसका नेचर क्या, उसकी क्वालिटी क्या, उसके कंसिक्वेंसेस क्या, ये सारी बातों को वो समझने के लिए इनकेपेबल थे। द टेस्ट ऑफ लीगल इंसैनिटी इज अ पर्सन विल बी एक्सक्यूज्ड from the criminal liability if at the time of the act due to defect of reason from the disease of the mind he was unable to understand the consequences, he did not know the nature and quality of the acts he was doing, and he did not know it, he did not know that what he was doing was wrong। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या थी कि भाई जो वो कर रहे हैं वो गलत है, इस बात की भी उनके अंदर समझ नहीं थी while he was doing the act। एंड ये इसी के साथ में कोर्ट ने बेसिकली आपको टेस्ट दे दिया कि क्या एग्जैक्ट चीजें होंगी जो कोर्ट को ध्यान में रखनी होंगी while tackling these case or while handling these case। now let us see कि what are the Indian provisions, क्योंकि मैग्नॉटन रूल जो है वो हम हमारे भारतीय कानून में भी इस्तेमाल करते हैं और भारतीय कोर्ट्स भी जजमेंट देते हुए जहां पर इंसैनिटी इन्वॉल्व है वहां पर मैग्नॉटन रूल को जरूर रेफर करते हैं। तो लेट अस सी कि हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग या इससे कोरिलेटेड प्रोविजन क्या है इंडियन लॉ में। सो एज फार जब तक हम आईपीसी फॉलो कर रहे थे वो सेक्शन 84 जहां पे जनरल आपका एक डिफेंस दिया हुआ था विच सेड nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। यानी कि कोर्ट ने यहाँ हमारे जो लेजिस्लेचर है उसने सेक्शन 84 के माध्यम से ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी समय पर कोई एक्ट कारित करता है जब वो अनसाउंड है और उस अनसाउंडनेस की वजह से वो इनकेपेबल है अपने एक्ट का नेचर समझने में या ये बात के बीच में डिफरेंशिएट कर पाने में कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो हम मान लेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, लीगल इंसैनिटी, लीगली इंसेन है, लीगल अनसाउंडनेस है उसको, एंड देयरफॉर हम उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम उसे पनिशमेंट नहीं देंगे, उसको बेसिकली यहाँ पे एक डिफेंस मिल जाएगा अपने अपराध से। ठीक है, वही सेम बात आपके सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर लिख दी गई है अंडर सेक्शन 22 विच सेज द एग्जैक्ट सेम थिंग, बस सेक्शन में यहाँ पे तब्दीली आ चुकी है। ठीक है, अब ये आपका पूरा इंडियन लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैग्नॉटन रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन केसेस। अगर हम कंक्लूड करने जाएं इस पूरी बात को, इस पूरे चर्चा को, इस पूरे केस को, तो कंक्लूड करते हुए हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे सामने एक केस है जिसमें कोई अपराधी मेडिकल इंसैनिटी का डिफेंस देना चाहता है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर सपोज्ड टू मेक श्योर, दैट द कोर्ट इज सपोज्ड टू मेक श्योर। फर्स्ट थिंग, द फोकस इज ऑन द कॉग्निटिव इनकेपेसिटी। कॉग्निटिव इनकेपेसिटी मतलब किसी बात को समझ पाने की, उस टास्क को समझ पाने की, उस कार्य को समझ पाने की, उसके रिजल्ट्स को, उसके कंसिक्वेंसेस को समझ पाने की, अपेरेंट उसके
आप कह सकते हो कि उसके प्राइमा फेसाई या उसके अपेरेंट कंसिक्वेंसेस क्या, उन सब बातों को ना समझ पाना, ये क्या है, आपकी कॉग्निटिव इनकेपेसिटी, द अक्यूज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंड द रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, कि आपको ये समझना है कि क्या ये व्यक्ति कॉग्निटिवली इतना समझदार है कि ये अपने कार्य का बेसिकली नेचर समझ पा रहा है, या ये कार्य गलत है या सही है, या ये कॉन्ट्री टू लॉ है, इस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ये चीज यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कॉग्निटिव इनकेपेसिटी की वजह से या इनएबिलिटी की वजह से अपने एक्ट का नेचर नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है या राइट है, तो हम मान लेंगे कि देयर इज लीगल इंसैनिटी, प्रोवाइडेड इट शुड बी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। ठीक है, आपको पहले है, उस समय पर नहीं है, तो वहां पर आपको डिफेंस नहीं मिलने वाला। नाउ द सेकंड थिंग इज बर्डन ऑफ प्रूफ। कौन प्रूव करेगा, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा कि इस डिफेंस को साबित करे, तो अगेन द पर्सन हु इज टेकिंग द डिफेंस शुड प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डिफेंस टू शो द लीगल इंसैनिटी, इट इज ऑन द डिफेंस, यानी कि मैग्नॉटन के केस में मैग्नॉटन के ऊपर जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था कि आप साबित कीजिए कि आपने जो किया है उस समय पर उस कार्य को करते हुए आप लीगल इंसैनिटी से गुजर रहे थे, आपको अपने द्वारा किए हुए एक्ट का नेचर और कंसिक्वेंसेस का कोई अंदाजा नहीं था, एंड hence every time when accused is taking a defense under this provision, they have to prove that they were actually suffering from such a kind of inability or such a kind of disability. Merely suffering from mental illness is not enough unless it satisfies the Magnotten criteria. So as I said earlier कि भाई जो आपकी इंसैनिटी है उसको दो टाइम्स में बांटा गया है, दो एंगल्स बांटा गया है, एक है आपकी मेडिकल अनसाउंडनेस और एक है आपकी लीगल अनसाउंडनेस। मेडिकल अनसाउंडनेस मतलब आपका मानसिक विकृति, ठीक है, लेकिन लीगल अनसाउंडनेस का मतलब है कि जब आप अपराध कारित कर रहे हैं उस समय क्या आप अपनी मानसिक विकृति से इस तरीके से प्रभावित थे कि आपको अपने द्वारा किए हुए एक्ट्स का कंसिक्वेंस नहीं समझ आ रहा है, नेचर नहीं समझ में आ रहा है, उनका कॉन्ट्ररी टू लॉ होना नहीं समझ में आ रहा है, तब हम उसको डिफेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आप आमतौर पर मेडिकल अनसाउंडनेस की बात करें या मेडिकल किसी मानसिक विकृति की बात करें, तो उसे यहाँ पर दैट अलोन विल नॉट गिव यू द डिफेंस ऑफ सेक्शन 22 बीएनएस और सेक्शन 84 आईपीसी। अगर आप ये डिफेंस देना चाहते हैं तो आपको मैग्नॉटन क्राइटेरिया सारे के सारे फुलफिल करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी मानसिक विकृति एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस थी, ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी। नाउ फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए विच हैज बीन सर्कुलेटिंग on our channel, that is that our संकल्प बैच has been started. So अगर आप यहाँ पर अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। आप ये कोड अगर यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 15% JGYT15, अगर ये कोड अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड, तो आपको यहाँ पर फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा हमारे संकल्प बैच के ऊपर। संकल्प बैच के अगर मैं आपको डिलीवरेबल्स बताऊं तो यहाँ पे आपके पास में कोर्ट कनेक्ट एंड एडवोकेट कनेक्ट आपको मिलेगा, मल्टी एग्जाम एक्सेस लाइक एडीए, एपीओ, लॉ क्लर्कशिप, एआईबी, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, और साथ ही में इन सारे एग्जाम्स के लिए हम आपको इक्विप करेंगे। यू विल बी गेटिंग अ चांस टू अपस्किल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ इन लिटिगेशन एंड ड्राफ्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ है, जब से आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है, तब से सिर्फ जज बनने के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई है, आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। इसीलिए संकल्प बैच क्यूरेट किया गया है, जो ना ही सिर्फ आपको जुडिशरी क्लियर करने में हेल्प करेगा, बल्कि ये आपको एक एडवोकेट के तौर पर किस तरीके से तैयारी करनी है या किस तरीके से आपको प्रैक्टिस में कदम रखना है, ये आपको यहाँ पर सिखाएगा। 24 मंथ्स का कोर्स वैलिडिटी आपको दिया जाएगा, 24/7 एक्सेस मिलेगा आपको हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड सेशंस का, एंड साथ ही में आपको मिलेगी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड फीडबैक फ्रॉम आवर फैकल्टीज एंड आवर टीम। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए। अगर इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि जुडिशरी करना है या लिटिगेशन ही करना है,
दिस बैच विल हेल्प यू, बिकॉज ये सिर्फ आपको जुडिशरी के लिए नहीं तैयार कर रही है, ये आपको तैयार कर रही है आपके लिटिगेशन करियर के लिए भी, जहां पर आपको लिटिगेशन के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करना है और इन द फर्स्ट प्लेस लिटिगेशन कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये बातें आपको सब कोई नहीं सिखाएगा। आपका शायद कोर्ट में जो सीनियर के पास आप ज्वाइन करते हैं, शायद वो भी आपको पूरी बातें ना बताए, ना समझाए, इसीलिए आप एकदम नाइव ना पहुंचे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, लिटिगेशन करने के लिए। Therefore, this course will help you in learning all the skills and acquiring all the skills that are required for litigation as well as for judiciary. चलिए, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काम की हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा केस है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।